बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, रासायनिक बलगतिकी जो होती है उसका इंग्लिश में नेम होता है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? इसमें आप देखिए, केमिकल का मतलब हो गया केमिकल रिएक्शन और काइनेटिक्स का मतलब हो गया एक तरीके से वेलोसिटी या वेग। तो सीधी सी बात है कि ये रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उसके वेग को प्रभावित करने वाले कारकों की पढ़ाई करते हैं। ठीक है, आप एक बार फिर समझ लीजिए। रासायनिक बलगतिकी में रासायनिक का मतलब केमिकल, बलगतिकी का मतलब काइनेटिक्स, यानी इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम केमिकल काइनेटिक्स है। और केमिकल का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस, दैट इज क्या, रासायनिक अभिक्रियाएं। और काइनेटिक्स का मतलब हो गया वेलोसिटी या वेग। तो आप देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उसके वेग को प्रभावित करने वाले कारकों की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, जैसे आप बताइए, आपने बहुत सारी वाहन देखे होंगे, उनकी अपनी अपनी एक स्पीड होती है, उनका अपना अपना एक वेग होता है। एक तरीके से आप देखिए, उस वेग को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए आप साइकिल से कहीं जा रहे हैं, अगर हवा आपके चलने की दिशा में ही चल रही है तो आपका जो साइकिल है उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। और अगर हवा आपके चलने की दिशा के विपरीत दिशा में चल रही है तो आपका वेग जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से आपकी किसी भी वाहन की गति को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को भी बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। ये कारक कैसे प्रभावित करते हैं ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल परिभाषा आपको याद रखनी है कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों की पढ़ाई हम रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंदर कर रहे हैं वो रासायनिक बलगतिकी है। क्लियर? सबसे पहले मैं रासायनिक बलगतिकी में आपको वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो याद रखिए, वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार किसके आधार पर बताने जा रही हूँ? वेग के आधार पर। किसके प्रकार? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया वेग के आधार पर 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली है मंद अभिक्रिया। ठीक है, मंद अभिक्रिया। दूसरी है आपकी तीव्र अभिक्रिया और तीसरी है आपकी अति मंद अभिक्रिया। आप चाहें तो इसे जो है ऊपर कर लीजिए और इसे नीचे कर लीजिए, आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हमने आपको दिया है तीव्र अभिक्रियाएं। नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनका वेग बहुत अधिक होता है, इतना ज़्यादा वेग होता है कि ये कुछ सेकंड में या फिर सेकंड के भी भिन्नात्मक भाग में, मेरी सेकंड के भी बहुत छोटे भाग में ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं जो क्या लेती हैं, कुछ सेकंड्स में ही ख़त्म हो जाएंगी या इस सेकंड के भी छोटे भाग में ख़त्म हो जाएंगी, उन्हें हम कौन सी अभिक्रियाएं कहेंगे? तीव्र अभिक्रिया। ठीक, मंद अभिक्रियाएं क्या करती हैं? ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेती हैं, कुछ मिनट ले सकती हैं, कुछ घंटे ले सकती हैं। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनके होने में कुछ मिनट या कुछ घंटे लग जाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? मंद अभिक्रियाएं बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें अति तीव्र अभिक्रियाओं की, अति मंद अभिक्रियाओं की, तो आप जानते हैं ऐसी अभिक्रियाएं कुछ दिन, कह सकते हैं आप महीने या फिर कुछ वर्ष ले लेती हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रियाओं को होने के लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए, तीनों बातें आपकी क्लियर हो गई कि रासायनिक बलगतिकी के अंदर
हम पढ़ेंगे अभिक्रियाओं का वेग। और देखिए हमने वेग के आधार पर आपको अभिक्रियाओं के प्रकार बताए और वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो कारक तो अभी हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि वेग के आधार पर अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो याद रखिए वेग के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं, तीव्र अभिक्रियाएं, मंद अभिक्रियाएं, अति मंद अभिक्रियाएं। नाम से पता चल रहा है बहुत स्पीड से होंगी, बहुत स्पीड का मतलब कुछ सेकंड में ही हो जाएंगी, या फिर सेकंड का भी कुछ फ्रैक्शनल पार्ट यानी छोटा भाग लेंगी। तो ये बहुत तेज होती हैं। मंद अभिक्रियाएं थोड़ा धीमे होंगी, इसका मतलब कुछ मिनट घंटे ले सकती हैं। और अति मंद अभिक्रियाएं कुछ दिन ले सकती हैं, कुछ महीने ले सकती हैं और कुछ साल ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनके उदाहरण क्या हैं। सबसे पहले मैं तीव्र अभिक्रियाओं की बात कर रही हूँ। ये जो अभिक्रियाएं होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जो होती हैं वो आपकी आयनिक यौगिक देते हैं। कौन से यौगिक देते हैं? आयनिक यौगिक। क्या आप जानते हैं आयनिक यौगिक क्या होते हैं? तो ऐसे यौगिक जिनके पास, जैसे मैं आपको एक एक डिटेल बताने जा रही हूँ, आयनिक यौगिकों में जैसे मैंने आपको NaCl में AgNO3 मिलाने के लिए बोला, ठीक, इन दोनों में आप देखिएगा Na पर प्लस आवेश है, Cl पे माइनस है। जैसा कि आप जानते हैं आयनिक यौगिकों में क्या होता है कि आयन होते हैं, आगे वाला धनावेश पीछे वाला ऋणावेश। ऐसे ही यहाँ पर भी धनावेश भी होगा और ऋणावेश भी। देखिए क्या होगा, ये प्लस इस माइनस को पकड़ लेगा, इस वाले माइनस को, और क्या बना लेगा NaNO3, ठीक है। और ये वाला प्लस इस माइनस को पकड़ लेगा, Cl Ag नहीं बनेगा, AgCl बनेगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि धनात्मक भाग आगे आता है और ऋणात्मक भाग पीछे आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएंगे, आपको 2 उत्पाद मिल जाएंगे। लेकिन अब देखिए इस अभिक्रिया में क्या हुआ, इस अभिक्रिया में आयन भाग ले रहे थे। होना क्या है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं हुआ, बट जैसे ही आपने दोनों को मिलाया, इसका आयन इससे आकर्षित हो गया, इसका आयन इससे आकर्षित हो गया, और ये इतनी जल्दी होता है कि इसमें कुछ सेकंड ही लगेंगे या सेकंड से भी कम टाइम लगेगा। तो यानी कि जितने भी आयनिक यौगिक हैं वो कौन सी अभिक्रिया देते हैं? तीव्र अभिक्रिया देते हैं। इसके बाद आपका हेडिंग है मंद अभिक्रिया। मैंने आपसे क्या बताया था, मंद अभिक्रिया जो होती है वो कुछ मिनट ले लेती है, कुछ घंटे भी ले सकती है, जैसे आप देखिए। और ऐसी अभिक्रिया आप जानते हैं कौन देंगे? सहसंयोजक यौगिक। आपने 11th क्लास के 4th चैप्टर में पढ़ा था कि यौगिक 3 प्रकार के बल्कि होते हैं, लेकिन बेसिकली मैंने आपको 2 ही पढ़ाए थे, आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक। आयनिक यौगिक जो होते हैं वो हमने आपको बता दिया कि वो तीव्र अभिक्रियाएं देंगे, और जो सहसंयोजक यौगिक हैं वो आपकी कौन सी अभिक्रियाएं देंगे? मंद अभिक्रियाएं देंगे। जैसे आप देखिए लकड़ियों के अंदर हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। वैसे तो आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, यानी ऐसे यौगिक जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो जैसे ही आप इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो आप जानते हैं कि एक क्रिया होगी, इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? दहन। और इस दहन में कार्बन ऑक्सीजन को पकड़कर CO2 बनाएगी और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पकड़कर क्या बनाएंगे? जल बनाएंगे। अब देखिए रिएक्शन आप बैलेंस कर लीजिएगा, इसको आप CH4 लिख लीजिए, C आपका 1 है, ऑक्सीजन 4 है। तो अब देखिए ऑक्सीजन आपके 4 हो गए, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर आपका हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 और 2 4 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ज़रा गौर फरमाइए कि आपके घरों के अंदर जब भी आप चूल्हे के अंदर लकड़ियाँ जलाते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन क्रिया होती है, तो उन लकड़ियों को जलने में और CO2 और जल के बनने में कुछ मिनट, पतली लकड़ी छोटी लकड़ी है, कुछ मिनट लग गए, और या फिर उस पूरी मोटी लकड़ी के जलने में कुछ घंटे लगते हैं। तो आप बताइए कैसा यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक है। तो जितने भी सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो कौन सी अभिक्रियाएं देते हैं? मंद अभिक्रियाएं देते हैं, ठीक है। अब आपको लास्ट अभिक्रिया पढ़नी है, अति मंद अभिक्रिया। मैंने आपको बताई थी 3rd। तो अति मंद अभिक्रियाएं जो होती हैं उनका बेस्ट एग्जाम्पल है लोहे पे जंग लगना। आप देखिए, आपने देखा होगा अगर कोई लोहे का टुकड़ा वायु की उपस्थिति में नमी के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का, भूरे रंग का एक फ्लेकी पदार्थ बन जाता है, और इस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। और आप देखिए जो जंग है ये एकदम नहीं लगती है, ठीक है, ये कुछ महीने लग जाते हैं, कई सालों बाद लगती है। तो आप देखिए ऐसी अभिक्रियाएं जिनके होने के लिए कुछ महीने और क्या हो कि कुछ साल लग जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? अति मंद अभिक्रिया, ठीक है।
तो ये बात आपकी ख़त्म हुई। अब छोटी सी बात आपको बतानी है कि अभिक्रियाएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है, स्टेप के आधार पर। स्टेप का मतलब होता है पदों के आधार पर। तो अब हम शुरुआत करने वाले हैं बल गतिकी की, लेकिन आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। मैंने आपसे कहा था अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, किसके आधार पर? स्टेप के आधार पर, पदों के आधार पर। तो याद रखिए, पदों के आधार पर जो पहली अभिक्रिया है वो एक ही पद में हो जाएगी। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री अभिक्रिया। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया है जो एक पद में पूर्ण हो जाती है। कितने पद में? एक पद में, एक ही बार में काम खत्म कर दो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री अभिक्रिया। और दूसरी अभिक्रिया है जटिल अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिनके खत्म होने में आपको एक पद नहीं, बहुत सारे पद जिसमें लग जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? जटिल अभिक्रिया। जैसा कि आपने अभी देखा था कि मैंने आपको NaCl के साथ AgNO3 मिलाकर दिया था, तो आप देखिए क्या हुआ था वहाँ पर कि इसने इसके साथ क्रिया की, इसने इसके साथ, ठीक है, एक ही पद में आपके उत्पाद बन गया। कहने का मतलब है अगर किसी अभिक्रिया के होने में केवल एक पद इस्तेमाल हो तो उसे एलिमेंट्री अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन अगर आपने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा हो, और अभिक्रिया तो आपने देखी है, अभिक्रिया आपकी होती है 6CO2 प्लस 6H2 आरओ C6H12O6 प्लस 6O2। ये अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी, ये प्रकाश संश्लेषण की है। इस अभिक्रिया के होने के लिए आपको बहुत सारे पदों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप बताइए, ऐसी अभिक्रिया जो एक से अधिक पदों में होती है उन्हें हम जटिल अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आइए अब हम चलते हैं सबसे पहले अभिक्रिया के वेग पर। तो आइए देखते हैं कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, ठीक है। टॉपिक आपको पढ़ना है अभिक्रिया का वेग। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि अभिक्रिया के वेग को हम dx/dt से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? dx/dt से, ठीक है। जहाँ पर dx जो होता है वो क्या होता है? dx होता है, मैं लिख रही हूँ अभी, आप अपने दिमाग पे प्रेशर मत डालिएगा, मैं अभी आपको समझाऊंगी। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रताओं में परिवर्तन या सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है। और dt क्या होता है? समय परिवर्तन, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो जैसे मैंने मान लीजिए आपको एक अभिक्रिया दे दी, किसी भी अभिक्रिया में A से B बन रहा है, ठीक। सबसे पहले समय 0 था। समय कभी 0 नहीं होता। समय 0 का मतलब है अभिक्रिया अभी शुरू नहीं हुई। और हमने आपको इसके जो है वो 20 मोल दे दिया। कितने मोल दिए? 20 मोल। क्योंकि अभी अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई तो उत्पाद कितना होगा? 0। ये मैंने आपको क्या बताया? अभिकारक। याद रखिएगा, एरो के इधर जितने लोग होते हैं उन्हें अभिकारक, और एरो के उधर जितने लोग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो देखिए ये 20 मोल थे और ये 0। कुछ समय बीता, मान लीजिए 10 मिनट बाद क्या हुआ? इसमें से जो है वो 2 मोल खर्च हो गए। तो आप बताइए, जब 2 मोल खर्च हो गए तो इधर कितने बचे? 18 मोल। और इधर कितने मोल पहुंच गए? 2 मोल। बिल्कुल ऐसे ही आप समझ लीजिए, मान लीजिए 20 मिनट हो गए। 20 मिनट बाद इधर जो है वो आपके सिर्फ 14 मोल बचे हैं सपोज, और इधर आपके कितने मोल पहुंच गए? 6 मोल। तो आप देखिए, आपको क्या निकालना है? अभिक्रिया का वेग निकालना है, ठीक। तो 10 मिनट बाद अगर आपको अभिक्रिया का वेग निकालने के लिए बोला जाए तो आप देखिए 10 मिनट बाद का मतलब इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर आपको बोला जाएगा 20 मिनट बाद तो आप इसको इससे कंपेयर करेंगे। तो अब देखिए, आपको एक बात याद रखनी है कि जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारक के रिस्पेक्ट में भी हम निकाल सकते हैं और उत्पाद के रिस्पेक्ट में भी, इसीलिए यहाँ पर ज्ञान लिखा हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे? अभिकारक के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो अगर हम अभिकारक के रिस्पेक्ट में निकालें तो क्या लिखेंगे? अभिक्रिया का वेग, तो हम ये लिखेंगे अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। तो अब देखिए अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन क्या है, और नीचे देखिए समय परिवर्तन। जल्दी से बताइए आप,
अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन कितना आ रहा है। अब हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम परिवर्तन निकालते हैं ना, तो फाइनल वाला आगे रखते हैं, इनिशियल वाला पीछे। तो फाइनल सांद्रता को लिखते हैं कंसंट्रेशन, यानी फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, और समय परिवर्तन में भी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक, फाइनल कंसंट्रेशन आप देखिए, फाइनली आपके पास 18 बची है। कितनी बची है? 18। ठीक, तो इधर तो आप इस जगह पर फाइनल कंसंट्रेशन 18 लिख लेंगे। इनिशियल कितनी थी? 20 थी। फाइनल टाइम कितना है? 10 मिनट है। इनिशियल टाइम कितना है? 0 है। क्या आपको समझ में आया? ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 में से 20 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे और नीचे 10 बचेंगे। ठीक है, तो ये आपकी रेट आ जाएगी 1/5। तो ये माइनस का 1/5 जो आया है, इसमें घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आप ये मत कहिएगा कि यहाँ पर माइनस क्यों आया मैम, स्पीड माइनस में नहीं होती। तो याद रखिए, माइनस साइन अभिक्रिया के अंदर आपको सिर्फ ये बता रहा है कि जब अभिक्रिया आगे की तरफ बढ़ती है तो अभिकारक जो होते हैं वो लगातार खर्च होते हैं, उनकी सांद्रता में लगातार कमी आती है, इसलिए ये साइन जो है वो माइनस का है। ठीक है, तब देखिए जरा मैं उत्पाद की बात करूँ, अभिकारक की जगह मैं क्या लिख ले रही हूँ, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो आप जरा देखिए इसी समय अंतराल पर आप देखिए उत्पाद जो है उसकी फाइनल सांद्रता जो है वो 2 है और इनिशियल सांद्रता कितनी है? 0 है। बिल्कुल ऐसे ही फाइनल टाइम जो है वो कितना है? 10 है, इनिशियल टाइम 0 है। एक बार फिर यहाँ पर 2/10 आएगा, एक बार फिर यहाँ 1/5 आएगा, लेकिन इस वक्त आपका जो साइन है यानी कि जो चिन्ह है वो चिन्ह आपका प्लस का आएगा। ठीक है, आपका चिन्ह जो है वो प्लस का आने का मतलब यही है कि यहाँ पर उत्पाद की बात की जा रही है और किसी भी अभिक्रिया में उत्पाद चूंकि लगातार बढ़ता है, उसकी मात्रा बढ़ती है, इसलिए यहाँ पर जो चिन्ह है वो प्लस का है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अभिक्रिया का वेग जो होता है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? dx/dt से। dt क्या है? समय परिवर्तन है। dx क्या है? आप अभिकारक भी ले सकते हैं, जगह उत्पाद भी ले सकते हैं, तब क्या बोलेंगे? अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रताओं में, सांद्रता मतलब मात्रा, एक तरीके से सांद्रताओं में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, हमने आपको टेबल बना के बता भी दिया। अगर आपसे कोई पूछे कि 20 मिनट के अंतराल पर आप बताइए कि अभिक्रिया का वेग कितना है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप यहाँ पर उत्पाद की जगह पहले अभिकारक लिख लीजिए, अभिकारक के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। तो अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन आप देखिए, फाइनल सांद्रता कितनी है? 14, इनिशियली कितनी थी? 20, और फाइनल टाइम कितना है? 20 मिनट है। तो 20 में से 14 चले जाएंगे तो आप देखिए कितना बचेगा आपके पास? 6 बचेगा और नीचे 20 बचा। ठीक है, तो आपके पास जो साइन है वो माइनस का आएगा। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि देखिए अभिकारक के जो रिस्पेक्ट में आपने अभिक्रिया का वेग निकाला वो इतना आया, लेकिन साइन माइनस का साइन बस यही बताना चाहता है कि अभिकारक खर्च हो रहा है। लेकिन वही अगर आप उत्पाद के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो आप देखिए क्या होगा, उत्पाद के रिस्पेक्ट में इसी जगह पर देखिए 6 मोल है, राइट, इनिशियल मोल 0 है और टाइम देखिए आपका 20 मिनट है। इस बार फिर 6/20 आ रहा है, लेकिन साइन का आ रहा है, प्लस का आ रहा है, और ये प्लस का साइन आपको ये बताना चाहता है कि भैया अभिक्रिया के वक्त उत्पाद की मात्रा लगातार बढ़ती है। ठीक है, तो ये आपको 2 तरीके से अभिक्रिया का वेग आप निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। अब आपको एक छोटी सी बात सुननी है, 2 तरीके का वेग होता है, औसत वेग और ताक्षणिक वेग। ठीक है, क्या अंतर है? दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ ताक्षणिक वेग, और दूसरा मैं आपको बता देना चाहती हूँ औसत वेग। ठीक है, तो सबसे पहले जरा ताक्षणिक वेग की बात करते हैं। ताक्षणिक वेग क्या होता है कि अगर मैंने आपको कोई भी अभिक्रिया दी और उसमें समय अंतराल कुछ इस तरीके से दिया, t बराबर पहले 0 था और t बराबर 1 सेकेंड दे दिया, और यहाँ पर क्या हुआ है कि केवल 19 मोल अब बचे हैं, केवल 1 मोल यहाँ पर बचे। ठीक, तो आप देख, और यहाँ पर हमने आपको t बराबर जो है वो 60 मिनट दे दिए हैं, और 60 मिनट में आपके पास अब यहाँ पर सिर्फ 2 मोल बचे हैं और 18 मोल यहाँ पहुँच चुके हैं। तो एक छोटा सा तुलनात्मक अध्ययन है यहाँ पर। अगर समय अंतराल बहुत कम हो, देखिए केवल 1 सेकेंड आपको दिया गया, यानी कि ताक्षणिक वेग का मतलब होता है dx/dt,
औसत वेग का मतलब होता है डेल एक्स अपॉन डेल टी। अंतर से दिखना है ये छोटा है, डी का मतलब छोटा और डेल का मतलब बड़ा। तो देखिए जब समय बहुत छोटा यानी बहुत कम दिया है आपको, तो देखिए जब समय बहुत कम दिया है तो सांद्रता में आने वाला परिवर्तन देखिए बहुत छोटा है, एक ही का अंतर है, एक ही का अंतर है, चाहे अभिकारक में चाहे उत्पादन में। तो जब समय अंतराल कम होगा तो अभिकारकों की सांद्रता में आने वाला परिवर्तन उत्पादों की सांद्रता में आने वाला परिवर्तन भी कम होगा। तो ऐसे केस में जिस वेग का आप इस्तेमाल करेंगे उसे हम ताक्षणिक वेग कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम देखिए आपको 60 मिनट दे रहे हैं तो पहले वाले की तुलना में हमने आपको बहुत टाइम दे दिया, और अगर हमने 60 मिनट दिए तो सोचिए अंतर कितना बड़ा आ गया, 18 का अंतर आ गया। तो अब देखिए यदि समय अंतराल अधिक हो तो डेल्टा टी जो होता है, डेल्टा एक्स जो होता है, इसका मान भी अधिक होता है। तो ऐसे केस में जो आपका वेग होता है उसे हम क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि वेग जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक, ताक्षणिक वेग और औसत वेग। ताक्षणिक वेग का मतलब यही है तत्काल, बहुत कम समय, इंस्टेंट, तुरंत। तो तुरंत का मतलब जब समय इतना कम दिया है तो सांद्रता में परिवर्तन भी कम होगा, इसलिए डी एक्स अपॉन डी टी। अब औसत थोड़ा ज़्यादा, समय ज़्यादा दे दिया तो सांद्रता में परिवर्तन भी ज़्यादा आ रहा है, तो उसे हम कौन सा वेग बोलेंगे, औसत वेग बोलेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे की पढ़ाई हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।